एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मुग़ल काल का मैंने वीडियो बनाया है और उसमें मैंने मुग़ल काल का प्रारंभ यानी बाबर जो तुर्की था, सुन्नी था और भारत में आया था 1526 में और पानीपत का प्रथम युद्ध जो किया था इब्राहिम लोदी के साथ, उसमें उसने विजय प्राप्त करके मुग़ल वंश की स्थापना एक तरीके से भारत में की थी। अब हम लोग इसको मुग़ल वंश क्यों कहते हैं, जब तक मैं इसको पूरे टॉपिक को पढ़ा नहीं दूँ तब तक आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि इसे मुग़ल वंश क्यों कहा जा रहा है, मुग़ल साम्राज्य क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इस्लाम के राजा जो थे, मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो राजा थे वो भारत में आए, लेकिन उन लोगों का कोई किंगडम क्यों नहीं चला और हम क्यों कह रहे हैं कि मुग़ल साम्राज्य इतना इम्पॉर्टेंट रहा है भारत के लिए। ठीक है, तो पिछला हमारा बाबर के बारे में बनाया हुआ है वीडियो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आज मैं हुमायूं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें 1530 से 1556 के बीच में हुमायूं है। अभी मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इसके बीच में थोड़ा सा 1540, ठीक है, 1540 से 45 के बीच में है ना, 1545 के बीच में एक अलग राजा बना था शेर शाह। समझ में आ गया, शेर शाह बन गया था राजा, तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हुमायूं प्लस शेर शाह का टॉपिक लेकर करके हम आज बढ़ेंगे। हुमायूं का और शेर शाह दोनों का टॉपिक क्लियर करेंगे और पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, हुमायूं जो था वो बाबर का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी का मतलब है कि बाबर के बाद इस वंश का जो अगला राजा बना वो इसका ही बेटा हुमायूं बना और हुमायूं को बाबर बहुत ज़्यादा चाहता था। बड़ा बेटा था इसलिए नहीं, क्योंकि हुमायूं बचपन में ना बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, इसलिए बाबर ने उसे बहुत सारे नवाजों के पास, यानी कहने का मतलब है जो इस्लाम धर्म के जो साधु महात्मा होते हैं उनके पास भी मत्थे टिकवाया वगैरह। ये थोड़ा सा अंधविश्वास में भी बाबर को विश्वास हुआ था, इसलिए क्योंकि हुमायूं हमेशा बचपन में बीमार रहता था। समझ में आ गया, तो इसी कारण से हुमायूं को सप्ताह के 7 दिन में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हाँ, एक बार कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं सर सोमवार को कौन सा रंग का कपड़ा पहनता था या मंगलवार को कौन सा रंग का कपड़ा पहनता था। बेटा ये सब बकवास क्वेश्चन होते हैं, ये सब नहीं आते हैं। समझ में आ गया। और हाँ, कभी कभी कुछ टीचर्स जो हैं अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए कहे बृहस्पतिवार को वाइट कलर का पहनता था और शनिवार को पीले रंग का पहनता था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ ये मिलता है कि वो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, प्लस बहुत सारे पत्थरों को भी पहना करता था। उसे अंधविश्वास में कुछ ज़्यादा विश्वास था। समझ में आ गया। और इसका रीज़न ये था कि प्रारंभ में ही वो बचपन में ही बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था, तो उसके पिता यानी बाबर जो थे वो इन सारी चीज़ों को करते थे जिसमें लोगों को विश्वास हो जाता है कि हम ये करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो हुमायूं जो है 7 रंग का कपड़ा पहनता था। बाबर का मानता भी था हुमायूं। तो जब ये हुमायूं जब भारत का यानी मुग़ल का अगला राजा बना, समझ में आ गया, उस समय वो बदख्श का सूबेदार था। समझ में आ गया, ये खुद जो था वो बदख्शां का ये सूबेदार था। समझ में आ रहा है, ये सूबेदार था। इससे पहले जब मुग़ल साम्राज्य अगला जब वो बना यानी बाबर की मृत्यु के बाद, तो उसके पहले वो सूबेदार था बदख्शा का। और बाबर ने कहा था कि हमारे बाकी बेटों में भी हमारा जो साम्राज्य है उसको अलग अलग बांट देना। समझ में आ गया। तो बाबर के 4 बेटे थे जिसमें एक हुमायूं और 3 और थे, तो उन तीनों को भी बांट दिया, प्लस चचेरा भाई इसका एक था उसको भी बांटा। तो देखो, पहला अगर उसका जो भाई था वो कामरान था। समझ में आ गया, कामरान को उसने काबुल और कंधार को दे दिया। काबुल और कंधार का, समझ में आ रहा है, काबुल और कंधार का साम्राज्य जो है वहाँ का सूबेदार घोषित कर दिया। समझ में आ गया कामरान को। दूसरा इसका भाई जो था वो था अस्कारी मिर्ज़ा कहेंगे इसको, या मिर्ज़ा अस्कारी भी कहेंगे इसको। इसने दे दिया था संभल का क्षेत्र। समझ में आ रहा है, यहाँ का सूबेदार घोषित कर रहा था। राजा तो हुमायूं बना था। समझ में आ गया। और तीसरा इसका भाई था हिंदाल। 4 बेटे थे। समझ में आ गया, एक तो हुमायूं और बाकी 3 ये जो मैं लिख रहा हूँ। समझ में आ गया। इसे अलबर का क्षेत्र दिया था और अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र दे दिया था। समझ में आ रहा है, अलवर और मेवाड़ जो है वो हिंदाल को दे दिया था, सूबेदार बनाया था। और चौथा जो है डी जो मैं लिख रहा हूँ, इसका अपना भाई नहीं था, ये चचेरा भाई था सुलेमान।
चचेरा भाई था इसका सुलेमान, समझ में आ गया। सुलेमान को इसने दे दिया था, खुद जहाँ का पहले सूबेदार था ना बदख्श का, तो वहाँ का सूबेदार बना दिया था, समझ में आ गया। वहाँ का सूबेदार अपने चचेरे भाई को बनाया था, समझ में आ रहा है। तो ये 4 जगह पर इसने अपना बनाया था, अब सूबेदार घोषित किया था जो इसके भाई लोग थे, समझ में आ रहा है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में जब ये राजा बना है, समझ में आ गया, तो इसने कुछ युद्ध किए हैं, समझ में आ गया। 1533 ईस्वी में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। 1533 ईस्वी में, समझ में आ रहा है, दीने पनाह नाम का एक शहर का निर्माण करवाया है। दीने पनाह एक शहर है, समझ में आ गया। उसका निर्माण जो है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने ही करवाया है, समझ में आ गया, जो अपने सोच विचार से उसने करवाया था। आ रहा है समझ में। इसी समय एक दूसरा राजा था जो शेर खां था, शेर खां के साथ इसके युद्ध हुए हैं, और वही शेर खां जो है ना, उसका नाम शेर शाह पड़ा है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके 2 युद्ध हैं, बिलग्राम का युद्ध है और चौसा का युद्ध है। दीने पनाह क्षेत्र का निर्माण किसने करवाया था, समझ में आ गया। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, दीने पनाह का निर्माण किसने करवाया था। तो दीने पनाह जैसे ही बच्चों को क्वेश्चन आता है तो समझ में आ जाता है कि मुगल डायनेस्टी ने किया। भाई मुगल डायनेस्टी में कौन करवाएगा, सीधा दिमाग में आ जाता है अकबर या शाहजहाँ, लेकिन नहीं बेटा, दीन पनाह का जो निर्माण करवाया है वो हुमायूं करवाया है, समझ में आ गया। और यहीं पर इसके आसपास में इससे 2 युद्ध हुए हैं। एक है चौसा का युद्ध, पहला है चौसा का युद्ध हुआ था, समझ में आ गया। चौसा का युद्ध एक्चुअली में ये सासाराम का एक सूबेदार था, उसका बेटा था शेर खां, समझ में आ गया। उसी के साथ युद्ध हुआ था, उसने अपनी सेना बना ली थी। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा के युद्ध में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं इस युद्ध में हार गया था, समझ में आ गया। हुमायूं का इस युद्ध में हार हुआ। फिर दूसरा जो था वो बिलग्राम का युद्ध था। दूसरा क्या था, बिलग्राम का युद्ध था। बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में सेम शेर खां और हुमायूं के बीच था, समझ में आया। इसमें भी हुमायूं जो है वो हार गया, समझ में आ गया। और इसमें हारने के बाद, बिलग्राम के युद्ध जीतने के बाद शेर खां जो है वो दिल्ली पर राजा बना, समझ में आ गया। आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। किसको आगरा प्लस दिल्ली दोनों पर कब्जा किया। और इसके साथ ही इसने अपना उपाधि धारण किया जिसे शेर शाह की उपाधि कहा जाता है। शेर शाह की उपाधि किसने धारण किया था, तो शेर खां। पेपर में पूछेगा सीधा। अब शेर शाह का तो नाम बहुत सारे लोग सुनते हैं, समझ में आ गया। बेटा मैं शेर शाह पढ़ा रहा हूँ। अब अभी एक मूवी आई थी शेर शाह का, विक्रम बत्रा मूवी में एक्चुअली मैंने रोल हुआ था। वो विक्रम बत्रा हमारे एक जो थे कारगिल युद्ध में बहुत अच्छे फाइटर थे, वो समझ में आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छे सेना नायक थे विक्रम बत्रा। उन पर एक मूवी बनी थी शेर शाह। उस शेर शाह की बात नहीं हो रही है, हम शेर शाह की बात कर रहे हैं मुगल डायनेस्टी में, जिसका जो पहले का नाम था वो शेर खां था। जब बिलग्राम का युद्ध जीता और आगरा और दिल्ली को जीता, तब उसने अपना उपाधि धारण किया था शेर शाह। हम शेर शाह के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, अभी हुमायूं वाले टॉपिक पर हैं, तो हुमायूं के बारे में हमने 2 चीज़ें और अभी पढ़ ली है, समझ में आ गया। पहला चौसा का युद्ध है 1539 में, और दूसरा बिलग्राम का युद्ध है 1540 में। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं जो है वो कहाँ चला गया है, हुमायूं जो है इस क्षेत्र को, भारत के आगरा दिल्ली वाले क्षेत्र को छोड़ करके चला गया है, समझ में आ गया। बाद ना ये भारत को छोड़ दिया और सिंध चला गया। कहाँ चला गया, सिंध चला गया, और घुमंतू जैसी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लग गया, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर शेर खां ने जब उसे 2 बार हराया तो ये सोच लिया कि भाई अब हमारा भारत में कुछ हो नहीं सकता है, दिल्ली पर शेर खां का कब्जा हो गया। तो ये कहाँ चला गया, सिंध चला गया, और वहाँ पर घुमंतू टाइप से ज़िंदगी अपना व्यतीत करने लगा। वहीं पर इसकी जो शादी है, सिंध में एक क्षेत्र का नाम है हिंदाल, समझ में आ रहा है, हिंदाल क्षेत्र का नाम है। वहीं पर यहाँ के एक सिया संप्रदाय के जो एक धार्मिक गुरु थे इस्लाम के, समझ में आ गया, उन्हीं की पुत्री, इनका नाम था अली अकबर, समझ में आ रहा है, अली अकबर।
अली अकबर जामी, समझ में आ रहा है। ये धार्मिक गुरु थे, इन्हीं की पुत्री हमीदा बानो बेगम थी, इनकी पुत्री थी, समझ में आ रहा है। पुत्री मैं लिख देता हूँ, पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, समझ में आ रहा है। हमीदा बानो बेगम, इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उससे इसकी शादी हुई थी। 1541 में हुआ था इसका शादी। सिंध के हिंदाल क्षेत्र में एक सिया के समर्थक थे और उनका नाम था अली अकबर जामी। उन्हीं की पुत्री से हमीदा बानो बेगम से इसकी शादी हुई थी हुमायूं को। एक इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ हमीदा बानो बेगम का, क्योंकि इसी से जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ है उसका नाम अकबर है और ये मुगल डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा काउंट होता है, समझ में आ गया। क्योंकि सबसे बड़ा लंबा समय तक इसका शासन चला है और इस समय देश जो है, हमारा देश जो है वो काफ़ी आगे बढ़ा है, विकसित हुआ है। इसीलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि पेपर में भी बहुत बार पूछा है कि अकबर की माँ का नाम क्या था, अकबर की माँ का नाम क्या था। तो अकबर के माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, समझ में आ गया। अकबर का नाम कहाँ से आया था, तो इसके नाना से आया था, अली अकबर जामी के नाम से आया था। अकबर किस संप्रदाय को मानने वाला था, अर्थात इस्लाम धर्म के किस संप्रदाय को, किस भाग को मानने वाला था, समझ में आ गया। तो इस पर दोनों प्रभाव रहा, क्योंकि इसका जो दादा था, समझ में आ गया, यानी बाबर, अकबर का जो दादा था बाबर, समझ में आया। ये हमने आप लोगों को बताया है और पूछा भी था कि किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, समझ में आ गया, यानी सुन्नी। हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर होता है, समझ में आ गया। अकबर का दादा था बाबर और बाबर था सुन्नी, लेकिन अकबर की जो माँ थी, समझ में आ रहा है, अकबर की जो माँ थी वो क्या थी, सिया हम कहेंगे, समझ में आया। अर्थात अकबर पर दोनों का प्रभाव पड़ा था, सिया और सुन्नी दोनों का, सिया प्लस सुन्नी का। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब हम अकबर पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे कि ये इतना सहिष्णु राजा कैसे बन गया था, समझ में आ गया। अर्थात ये हिंदुओं को अभी समर्थक रहा और अन्य धर्मों को भी हेल्प किया था, समझ में आ गया। इसीलिए अकबर जो है वो ग्रेट किंग माना जा रहा था। लेकिन जब हम अकबर में बाद में पहुंचेंगे, अभी हम यहाँ थे कि जब ये बिलग्राम का युद्ध हुआ शेर खां के साथ, तो ये हारा तो सिंध चला गया, इसने अपनी सारी आशा छोड़ दिया कि अब ये राजा बन सकता है। फिर वहाँ के ही एक प्रांत हिंदाल में इसकी शादी हुई, हिंदाल में इसकी शादी हुई थी किससे, हमीदा बानो बेगम से, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो इसने एक चीज़ और है, इसके द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं वो सारे को